हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक्सेल इन एजुकेशन। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे रिसर्च एप्टीट्यूड के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि आपके नेट के पेपर में पूछे गए हैं। फेज़ 1, फेज़ 2 और फेज़ 3 की जो परीक्षाएं हो चुकी हैं नेट की फरवरी माह में, और अभी जो मार्च में 1 और 2 मार्च को हुई है, उसमें जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जिन टॉपिक से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं उन्हीं को यहाँ पर दिया गया है। तो आप लोग चैनल को पहली बार देख रहे हैं, चैनल पर पहली बार आए हैं, वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, और वीडियो पसंद आएगा तो लाइक एंड शेयर ज़रूर किया करिए, एक फीडबैक मिलता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हैं, और इनको आपको परीक्षा देने से पहले आपको देख के ही जाना चाहिए। ठीक है, ये जो है यहाँ से हर बार ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और अब की बार कैसे पूछे जा रहे हैं वो सारा चीज़ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। हम लोग यहाँ पर पूरा डिस्कशन नहीं करेंगे, मैं आपको की पॉइंट के माध्यम से समझाऊंगी कि कौन कौन से ऐसे की वर्ड्स हैं जिनको आपको ध्यान में रखना चाहिए, और उनके थ्रू आप जो है कम समय में ज़्यादा जो है इसको रिवीजन कर सकते हैं। तो टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया है तो वो भी ज्वाइन कर लीजिए। चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे जा रहे हैं। देखिए, रिसर्च एप्टीट्यूड से आपके जो क्वेश्चन बन रहे हैं, आपको पता है टाइप्स ऑफ रिसर्च से हर बार क्वेश्चन एक आता है। ठीक है, अब वो चाहे स्टेटमेंट के फॉर्म में आए, चाहे आपको मैचिंग के लिए आए, या ऐसे पूछा जाए कि आपको पहचानने के तौर पे, तो इस तरह से इससे पूछा जाता है। सैम्पलिंग मेथड से पूछा जाता है, मैंने कई बार आपको बताया है, और 100 क्वेश्चंस की सीरीज़ भी करवा दी है, तो आप लोगों ने उसको देखा होगा, तो ज़रूर आपका रिसर्च एप्टीट्यूड से कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। आप लोग उनको देख लीजिए, प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, और हाइपोथेसिस, परिकल्पना, ठीक है, इससे भी क्वेश्चन आ रहे हैं और पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पर जो है हाइपोथेसिस से आपके जो पूछा गया था कंसेप्चुअल हाइपोथेसिस, तो हम लोग 1 बाय 1 सारी चीज़ों को देखते हैं कि क्या क्या पूछा जा रहा है और क्या चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि जो क्वेश्चन में पूछी जा रही है। चलिए स्टार्ट करते हैं। और देखिए, पहले क्लासिफिकेशन आपको मतलब टाइप्स ऑफ रिसर्च पता होना चाहिए, तो जिसमें आपका होता है फंडामेंटल रिसर्च क्या होती है, या इसी को ही प्योर रिसर्च अथवा बेसिक रिसर्च भी कहते हैं। यहाँ पर जो होता है मतलब देखिए, छोटे छोटे पॉइंट्स के माध्यम से हम इन सारी चीज़ों को, जो भी टॉपिक्स हैं आपके, ये सारी चीज़ों को देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, इसमें क्या होता है, इस प्रकार के अनुसंधान कार्यों के द्वारा नए ज्ञान अथवा नवीन सिद्धांतों को, नई थ्योरीज, न्यू फैक्ट्स और ट्रूथ्स को यहाँ पर प्रतिपादित किया जाता है। मतलब फंडामेंटल रिसर्च, या इसी को प्योर रिसर्च कहते हैं, थ्योरेटिकल रिसर्च कहते हैं। और यहाँ पर क्या आता है, नॉलेज एनहेंसमेंट का होता है। ठीक है, उसके बाद आता है आपका अप्लाइड रिसर्च। तो ये क्या होता है, एक्सटेंशन टू फंडामेंटल, मतलब जो फंडामेंटल में आपने चीज़ें यहाँ पर ग्रहण की हैं, इसी को और बढ़ाया जाता है, एक्सटेंड किया जाता है। इसमें क्या होता है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन और रियल लाइफ की प्रॉब्लम में ये यूज़ की जाती है। तो अप्लाइड रिसर्च, ठीक है, रियल लाइफ में होती है। तो यहाँ पर क्या होगा, प्रैक्टिकल प्लस रियल लाइफ एप्लीकेशन, ठीक है, इस तरह से यहाँ पर यूज़ किया जाता है। तो इस तरह से जो अप्लाइड रिसर्च है, मौलिक अनुसंधान के परिणामों का व्यवहारिक परिस्थितियों में अनुप्रयोग कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ही हो जाता है कि व्यवहारिक क्या होता है, प्रैक्टिकली जो है किस तरह से उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। नेक्स्ट है आपका एक्शन रिसर्च। ये भी क्या है, टाइप ऑफ अप्लाइड रिसर्च होता है, और इसका जो पूछा जाता है कि कौन, कभी इस तरह से दे दिया जाए आपको मैचिंग में, तो एक्शन रिसर्च को लाने का श्रेय जो था स्टीफन एम कोरे को है। ठीक है, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, कई लोग जो है लेविन और इसमें मतलब कुर्ट लेविन और इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन इसको जो फाइनल इसका आंसर होगा क्या, स्टीफन एम कोरे। ठीक है, मैं बहुत जल्दी शॉर्ट में आपको बताती हूँ। अब यहाँ पर देखिए, एक क्वेश्चन आपका एक्शन रिसर्च से ऐसे बनता है कि कई बार इसको जो है ऑर्डर में करने को दिया जाता है। तो एक्शन रिसर्च के जो कीवर्ड्स हैं, क्या होता है, पहले प्लान बनाया जाता है, फिर एक्ट होता है, और ऑब्जर्व होता है, फिर रिफ्लेक्ट होता है। ठीक है, बिल्कुल एज इट इज क्वेश्चन ये पूछा गया था कि एक्शन रिसर्च में जो जो भी तत्व हैं उनको किस तरह से क्रम में लगाएंगे। तो याद कर लीजिए या नोट कर लीजिए आप लोग, प्लान, फिर एक्ट होता है, फिर ऑब्जर्व होता है और रिफ्लेक्ट होता है। इसमें क्या होता है, इमीडिएट प्रॉब्लम का सोल्यूशन जो है यहाँ पर निकाला जाता है। तो इस प्रकार के अनुसंधान कार्य में क्या होगा, इमीडिएट और लोकल प्रकार की समस्याओं को वैज्ञानिक ढंग से खोजने का प्रयास किया जाता है। तो ये एक्शन रिसर्च, ठीक है। अगर हम एजुकेशनल फील्ड की बात करें तो यहाँ पर ये ज़्यादा यूज़ होती है। अब रिसर्च अप्रोच के आधार पे अगर हम बात करते हैं तो देखिए, क्रॉस सेक्शनल अप्रोच और लॉन्गिट्यूडनल अप्रोच ये ज़्यादा पूछी जाती हैं। ठीक है, यहाँ से आपका क्वेश्चंस ये बनते हैं, कई बार ऐसे पहचानने के तौर पे भी आ जाता है कि आपको क्रॉस सेक्शनल और लॉन्गिट्यूडनल। तो क्रॉस सेक्शनल की बात करें तो देखिए, क्रॉस सेक्शनल जो होता है सेम टाइम पर डिफरेंट वेरिएबल की स्टडी की जाती है, और वहीं पर लॉन्गिट्यूडनल की बात करें तो एक वेरिएबल यहाँ पर जो होता है 1 वेरिएबल होगा और लॉन्ग टाइम स्टडी होती है। ठीक है, अगर इसको हम इन शॉर्ट हम बात कर रहे हैं
तो यहाँ पर क्या होगा, ये लॉन्ग टाइम स्टडी होगी। लॉन्गिट्यूडनल मतलब आप समझ रहे हैं, लॉन्ग है ना, लॉन्गिट्यूडनल लंबा चलेगा। एक ही कोई व्यक्ति है, उसकी अगर हम बीमारी का किसी का अध्ययन कर रहे हैं तो उसका क्या है, जेनेटिक भी देखा जाएगा, उसके बर्थ से देखा जाएगा। पहले देखा जाएगा कि इसके जो है जेनेटिक कोई प्रॉब्लम थी, फिर इसमें कैसे आई, बर्थ से प्रॉब्लम है, बाई बर्थ है कि नेचुरल है, कैसे है, इस तरह से क्या है काफ़ी समय, लंबा समय चलेगा। तो ये समयावधि क्या होती है, कुछ सप्ताह की हो सकती है, कुछ छोटी हो सकती है, कई दशक तक की हो सकती है, और इस तरह से ये काफ़ी लंबी चल सकती है। और इस प्रकार का जो ऑब्जर्वेशन होता है, यहाँ पर ऑब्जर्वेशन वाला रिसर्च होता है, ठीक है, अवलोकन अनुसंधान, जहाँ शोधकर्ता विषय में हस्तक्षेप नहीं करता है, ठीक है। तो ये इस तरह से कहाँ पर होगी, इकोनॉमिक की फील्ड में होगी, महामारी विज्ञान और चिकित्सा में, ठीक है। थोड़ा प्रिंटिंग में मिसप्रिंट है, तो आप लोग थोड़ा ध्यान से देखिए, मैं बोलती भी जा रही हूँ। देखिए यहाँ पर आप क्रॉस सेक्शनल की बात करें तो क्रॉस सेक्शनल क्या होता है, सेम टाइम पर डिफरेंट वेरिएबल की हम स्टडी कर सकते हैं, है ना। तो ये क्या होगा, जल्दी होगा। तो जैसे कि इन अध्ययन का उपयोग जैसे कि आय, लिंग, आयु, इन सब का एक साथ विश्लेषण करने के लिए कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू रिसर्च अप्रोच की बात करें, जैसे कि यहाँ पर देखिए रिसर्च अप्रोच की बात करें तो क्वालिटेटिव जो होती है, क्वालिटेटिव रिसर्च में क्या होता है कि इसको हम कहते हैं गुणों के आधार पे, मतलब नॉन न्यूमेरिक डाटा भी कह सकते हैं, और इसको क्वालिटेटिव गुणात्मक अनुसंधान भी कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि इसके क्रियाकलाप गुणात्मक मतलब क्वालिटेटिव फिनोमेना पे आधारित होते हैं। अब इसमें कौन कौन से होते हैं, जैसे कि फिलोसफिकल रिसर्च आती है, हिस्टोरिकल आती है, नेचुरलिस्टिक इंक्वायरी आती है, एथनोग्राफी होती है, फिनोमेनोलॉजिकल इंक्वायरी आती है, ठीक है। जिसमें से आपका जो इस बार काफ़ी पूछा जा रहा है वो है आपका एथनोग्राफी। इससे क्वेश्चन बन के आए हैं। क्वेश्चन तो एज इट इज़ नहीं पता है, लेकिन देखिए ये तो क्वेश्चन आपको तभी पता लगेंगे जब आपका जो है जो उसमें सेट डाल दिया जाएगा, ठीक है। तो एनटीए की तरफ से जब आप डाउनलोड कर पाएंगे तभी क्वेश्चन देखने को मिलेगा। लेकिन जो टॉपिक्स पता लगे हैं उसमें से नेचुरलिस्टिक थ्योरी के बारे में ज़्यादा पूछा गया था, नहीं सॉरी एथनोग्राफी से, ठीक है, एथनोग्राफिक स्टडीज से ज़्यादा पूछा गया था। तो एथनो का समझ लीजिए, एथनो का मतलब क्या होता है, पीपल से होता है, एथनो से मतलब होता है पीपल, और ग्राफी से मतलब होता है वर्णन करने से, है ना, किसी चीज़ को डिस्क्राइब करने से। तो इस तरह से जो एथनोग्राफिक होती है इसका मतलब होता है व्यक्ति का वर्णन करने से होता है। और यहाँ पर ये कहा जा सकता है कि ये मतलब मानव शास्त्र एक ऐसी शाखा है जिसमें मानव व्यवहार का उसका अपने समूह और अन्य समूह के जो है पर्सपेक्टिव में अध्ययन किया जाता है और ऑब्जर्वेशन किया जाता है। तो इस तरह से ये कह सकते हैं कि यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर जो भी अध्ययन किया जाएगा वो कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक का किया जाता है। यहाँ पर ये विधि कब शुरू हुई थी, आदिम जनजातियों का यहाँ पर उनका जो है स्टडीज़ करने के लिए, कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स का अध्ययन करने के लिए इसका जन्म हुआ था, ठीक है। इसमें क्या होता है कि पार्टिसिपेशन के आधार पे इसका जो है ऑब्जर्व किया जाता है। और इस तरह से एथनोग्राफिक कहें तो मतलब एक समूह से होता है, कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक से होता है। इस तरह से इसकी कुछ खास बातें होती हैं जिनको कि आपको जानना चाहिए। अब उसके बाद देखिए अगर हम इसकी बात करें क्वालिटेटिव रिसर्च की, तो यहाँ पर ये नॉन न्यूमेरिक मतलब डाटा होता है, इसमें हाइपोथेसिस बनाते हैं और टेस्टिंग का मतलब कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, टेस्टिंग कर सकते हैं। लाइफ स्टाइल और एटीट्यूड पर होता है, नॉन रैंडम सैम्पलिंग यूज़ करते हैं। और जो लिटरेचर रिव्यू होता है इसका माइनर रोल होता है क्वालिटेटिव में, देख रहे हैं आप, जिसमें कि फिलोसॉफिकल है, हिस्टोरिकल है, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ये क्वालिटेटिव रिसर्च में आती हैं। अब हम इसकी बात करें तो देखिए यहाँ पर जो आपकी हिस्टोरिकल रिसर्च है, हिस्टोरिकल रिसर्च होती है, यहाँ पर क्या होता है, हिस्टोरिकल में क्या होता है, पास्ट इवेंट्स की स्टडी करते हैं, जो भी पहले घटनाएं हो चुकी हैं, पूर्व में घटनाएं घटित हो चुकी हैं, उनकी स्टडी की जाती है। और इसी तरह से एथनोग्राफी में आपको बताया, और एथनोग्राफी में आपको पता ही है कि कल्चरल का करते हैं, कल्चरल स्टडी ऑफ है, मतलब कल्चरल स्टडी करते हैं। पार्टिसिपेशन जो होता है ऑब्जर्वेशन होता है, और यहाँ पर डायरेक्ट इन्वॉल्व हो सकता है, ठीक है, जो भी रिसर्चर है वो डायरेक्ट होगा। फिनोमेनोलॉजिकल की बात करें तो यहाँ पर एक फिनोमेना होता है और वो कॉमन होता है, मतलब यहाँ पर जो फिनोमेना है वो कॉमन होता है। और इस तरह से होता है कि जो लोगों ने, जिस तरह से लोग जी रहे हैं, जिस तरह से उनके क्रियाकलाप हैं, कार्यकलाप हैं, वो उनके उस आधार पे, उस
घटनाक्रम पे आधारित होता है, तो ये होता है फिनोमेना के आधार पे, ठीक है। जैसे कि एक एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे अभी कोविड का दौर चल रहा था, तो एक कॉमन फिनोमेना था, है ना, सभी के लिए एक प्रॉब्लम थी और हर किसी का उसके बारे में अपनी अलग राय थी, कोई कुछ कहता था कुछ, तो एक मतलब फिनोमेना एक जनरल कॉन्सेप्ट है, बेसिक कॉन्सेप्ट है, लेकिन उसमें क्या है, सबकी राय अलग अलग होती है। तो कुछ ऐसी चीज़ों पे जो कि आपके जीवन सिद्धांतों से संबंधित होती हैं। और फिर आता है, इसी में और भी आती हैं, जैसे कि आपका नैरेटिव रिसर्च स्टोरी टेलिंग के साथ होती है, इसको स्टोरी टेलिंग के साथ होती है, रिलेट करके बताते हैं। नैरेटिव में क्या होता है, ऑटोबायोग्राफी, बायोग्राफी, ये सारी चीज़ें आती हैं। केस स्टडी में क्या होता है, इन डेप्थ स्टडी, मतलब मैं आपको एक्स्ट्रा भी चीज़ें बता रही हूँ जो कि आपकी पूछी जा सकती हैं। तो यहाँ पर देखिए, जो केस स्टडी होती है, इन डेप्थ स्टडी होती है, यहाँ पर A to Z स्टडी की जाती है, रियल केस या हाइपोथेटिकल केस कुछ भी हो सकता है। रियल केस में तो आप सामने रह के केस स्टडी में करेंगे, और यहाँ पे सभी एस्पेक्ट्स को कवर किया जाता है, जो भी उसके जो भी आयाम होते हैं, जो भी पक्ष होते हैं, रिसर्चर जो है जो भी उसका क्लाइंट्स है उसके सारे आयामों को, सारे पक्षों को ध्यान में रखकर रिसर्च करता है, ठीक है। एक आपकी जो है थ्योरी बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, वो भी है ग्राउंडेड थ्योरी। देखिए, एथनोग्राफी तो आपकी अभी पूछी गई है, लेकिन इससे संबंधित और भी चीज़ों को आपको जानना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि आप जो अगले सेट आने हैं उनमें कुछ और आ जाए, तो ग्राउंडेड थ्योरी से भी काफ़ी क्वेश्चन बनता है। यहाँ पर क्या होता है, ग्राउंडेड थ्योरी या सैद्धांतिक थ्योरी इसको कहते हैं, थ्योरी को क्रिएट करते हैं। ये थ्योरी उस कल्चर या पीपल के हिसाब से मतलब कलेक्ट करते हैं जहाँ पर वो है, ठीक है। जो भी उसका कल्चर है, वो जो भी लोग हैं, जो भी पीपल है, ये उन्हीं के लोगों पर ही एप्लीकेबल होगी, ये सब पर नहीं होगी। मतलब यहाँ पर सामान्यीकरण का सिद्धांत नहीं होगा, ये सभी जगह पर लागू नहीं होगी, उन्हीं लोगों पर होगी जिन पे हमने रिसर्च की है, जहाँ पे भी थ्योरी हमने बनाई है, ठीक है। तो इसकी जो मुख्य बातें क्या होंगी, अ लॉट ऑफ डाटा कलेक्ट किया जाता है, और ये डाटा कलेक्शन तब तक होता रहेगा जब तक कि सैचुरेशन पर ना पहुँच जाए। सैचुरेशन से मतलब आप समझ रहे हैं कि जब तक मतलब इतनी उसकी सैचुरेशन, संतृप्त अवस्था इतनी पहुँच जाए जब तक कि कोई न्यू डाटा मिलना बंद हो जाए। कोई भी नया डाटा जब तक नहीं मिलेगा, मतलब वही मिलते जाएंगे, लेकिन अब कोई नया डाटा नहीं मिल रहा है, मतलब इतना प्रोसेस लंबा हो गया है, और तब वहाँ पर वो बंद हो जाएगा कि अब तो कोई नया डाटा नहीं मिल रहा है, तो अब इसको बंद कर देना चाहिए। तो जो भी डाटा प्राप्त हुए हैं उन्हीं के आधार पर एक थ्योरी बना ली जाती है। तो ये हो गई आपकी ग्राउंडेड थ्योरी, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हो गया आपका। अब देखिए, अब फिर आता है क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू रिसर्च मेथड। रिसर्च मेथड में आपने देखा है कि यहाँ पर क्या होगा, हिस्टोरिकल रिसर्च, डिस्क्रिप्टिव और एक्सपेरिमेंटल, है ना। तो ये रिसर्च मेथड के आधार पे हुए। तो इसमें देखिए, मैं अगर इन शॉर्ट बात करूँ, देखिए हिस्टोरिकल में मैंने बताया आपको कि ये पास्ट की बातों को यहाँ पर रिसर्च किया जाता है। डिस्क्रिप्टिव में क्या होता है, प्रेजेंट की बातों को करते हैं, वर्तमान में क्या हो रहा है, ठीक है, इस समय अभी क्या चल रहा है, कैसे होगा, ये वर्तमान की बात करता है। और एक्सपेरिमेंटल की बात करें तो भविष्य में क्या होगा, व्हाट विल बी, है ना। तो यहाँ पर एक्सपेरिमेंटल में इस तरह से होता है। तो ये हो गया आपका। उसके अलावा देखिए, अब आपका आता है रिसर्च हाइपोथेसिस। अब रिसर्च हाइपोथेसिस की बात करें तो यहाँ पर जो अभी आपका सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है वो है कंसेप्चुअल हाइपोथेसिस, है ना। तो परिकल्पना, मतलब देखिए कंसेप्चुअल हाइपोथेसिस से क्वेश्चन पूछा गया है इस बार। अब हाइपोथेसिस होती क्या है, तो अगर हम वैज्ञानिक की बात करें तो F.J. मैकगुएन, इन्होंने बताया कि परिकल्पना के अर्थ को स्पष्ट करते हुए कहा कि परिकल्पना दो या अधिक चरों के बीच संभावित संबंध का एक परीक्षणी, मतलब एक टेस्टेबल स्टेटमेंट है। इसको हम टेस्ट करते हैं, तभी तो हाइपोथेसिस बनाते हैं ना। आप रिसर्च करने के पहले क्या होता है, हाइपोथेसिस बनाई जाती है। तो यहाँ पर कह रहा है कि एक टेस्टेबल स्टेटमेंट है, और बिटवीन रिलेशन क्या है, 2 और मोर वेरिएबल्स, ज़्यादा भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं ना। तो इसके आधार पे देखिए टाइप्स ऑफ रिसर्च कितने बताए गए। तो यहाँ पर देखिए हाइपोथेसिस ऑफ डिफरेंस के आधार पे, तो अंतर की परिकल्पना में से क्या होता है कि जहाँ 2 या 2 से अधिक समूहों के बीच अंतर से संबंधित होती है, ठीक, बिल्कुल ईजी है, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर हो गया अंतर के बीच। और सह संबंध की परिकल्पना की बात करें तो 2 या 2 से अधिक चरों के बीच सह संबंध को, कोरिलेशन को इंगित करती है। कोरिलेशन का मतलब समझ रहे हैं, एक वेरिएबल में चेंज होगा पॉजिटिव तो दूसरे में भी पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो ये इस तरह से 3 तरह के कोरिलेशन होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो कोरिलेशन। तो पॉजिटिव वही हुआ कि अगर एक में अगर इंक्रीमेंट हो रहा है तो दूसरे में भी इंक्रीमेंट होगा, और नेगेटिव वाला होता है अगर एक में बढ़ रहा है तो दूसरे में घट रहा है, ठीक है, ये नेगेटिव हो गया। और जीरो मतलब कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो ये हो गया आपका कोरिलेशन के आधार पे। और डायरेक्शनल के आधार पे देखिए दूसरा जो क्लासिफिकेशन दिया, डायरेक्शनल हाइपोथेसिस। यहाँ पर डायरेक्शन का मतलब होता है
कि दिशा परक में क्या होता है, दिशा को, तो यहाँ पर जो परिकल्पना होगी अंतर या सह संबंध की दिशा को सूचित करे कि डायरेक्शन क्या है। और अगर दिशाहीन की बात करें, नॉन डायरेक्शनल की, तो यहाँ पर डायरेक्शन का पता इसमें कोई भी जिक्र नहीं होता है। ठीक है, तो नल हाइपोथेसिस में क्या होगा, इन दोनों से ये डिफरेंट होती है। इस प्रकार की परिकल्पना की स्थिति में अंतर मतलब डिफरेंस या कोरिलेशन के शून्य होने की जो है यहाँ पर स्थिति ज्ञात होती है। तो इस तरह से ये हो गया नल हाइपोथेसिस। कोई भी मतलब जीरो हाइपोथेसिस मतलब यहाँ पर कोई भी अंतर नहीं पड़ रहा है। ठीक है, अब देखिए अगला है पॉजिटिव हाइपोथेसिस। यहाँ पर क्या होता है कि सकारात्मक परिकल्पना का कथन किसी अंतर या प्रभाव या सह संबंध के होने को स्वीकारते हुए उसे पॉजिटिव रूप में प्रस्तुत करता है। मगर उसका जैसे अंतर है, डिफरेंस की बात करता है या कोरिलेशन की बात करता है, तो यहाँ पे पॉजिटिव वे में प्रस्तुत करेगा। ठीक है, और अगर नेगेटिव की बात हम करते हैं तो नेगेटिव में क्या होगा, किसी अंतर या प्रभाव या कोरिलेशन के होने को यहाँ पर नेगेटिव मानते हुए यहाँ पर जो है प्रस्तुत करेगा। जो भी रिजल्ट आएगा वो नेगेटिव वे में आएगा। अब देखिए, अब यहाँ पर है ये स्प्रिंट है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए फोर्थ क्लासिफिकेशन क्या होता है, प्रिडिक्शन। यहाँ पर प्रिडिक्शन से मतलब होता है यहाँ पर अनुसंधान की विषय वस्तु के कालखंड से संबंधित मतलब समय के अनुसार, ठीक है, टाइम पीरियड के अनुसार यहाँ पर परिकल्पना बनाई जाती है। जैसे कि अगर हम यहाँ पर बात करें कि पूर्व कथित की बात करें, तो पूर्व कथित में मतलब प्रिडिक्शन हो गया कि यहाँ पर बनाई जाती है कि अनुसंधान में पूर्व कथित मतलब कि ऐसा करने पर क्या होगा, पहले से अजम्पशन मतलब एक कल्पना की जाती है कि ऐसा करें तो क्या होगा। और इसी को अगर हम ये है पोस्ट डिक्शन हाइपोथेसिस, तो इसमें ये होता है कि पूर्व में क्या था इसके प्रश्न का उत्तर देती है। ठीक है, मतलब कि यहाँ पर ये होगा पहले क्या था, पिछला समय में क्या था और अब क्या है, इसका प्रश्न उत्तर, इसका जो है इस प्रश्न का उत्तर देती है। ठीक है, उसके बाद आती है आपकी डिस्क्रिप्शन। तो डिस्क्रिप्शन में क्या होता है, ये होती है आपकी डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में होती है कि जो वर्तमान में क्या है इसके प्रश्न का समाधान प्रस्तुत करती है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव बनाई जाती है। और अगर पोस्ट डिक्शन की बात करें तो पहले क्या था, मतलब जैसे कि अगर हम बात करें कि वैदिक काल में आपकी एक उपदेश की पद्धति थी समावर्तन, है ना, तो उसमें क्या था, उस समय क्या था, उसका प्रभाव क्या था, तो ये था आपका पोस्ट डिक्शन। ठीक, डिस्क्रिप्शन आपको पता लग गया कि यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में बनाई जाएगी और वर्तमान की बात करेगा, तो इस तरह से क्या हो गया, ये समय के अनुसार हो गया। अब आता है आपका जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर, रिसर्च हाइपोथेसिस और स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस। तो रिसर्च हाइपोथेसिस आपको पता है कि यहाँ पर जो भी परिकल्पना बनाई जाएगी, यहाँ पर जो ये बनाई जाएगी अनुसंधान परिकल्पना का निर्माण समस्या चयन के तत्काल यहाँ पर बात किया जाता है। ठीक है, तो जो रिसर्च हाइपोथेसिस होती है इसका निर्माण क्या होगा, जो भी हमने प्रॉब्लम सेलेक्ट की, जो भी फील्ड लिया, फील्ड के बाद प्रॉब्लम ली, मैंने आपको ये सब बता रखा है, आप देख लीजिएगा, वीडियोस पड़ी हुई हैं प्लेलिस्ट में। तो यहाँ पर देखिए समस्या के चयन के बाद जो भी प्रॉब्लम आपको मिल गई उसके बाद यहाँ पर हाइपोथेसिस हम बनाते हैं। ठीक है, ये आपके वैज्ञानिक स्टेप्स में भी हैं, जो भी रिसर्च मतलब रिसर्च के स्टेप्स हैं उनमें भी ये सारी चीज़ें हैं। आप स्टेप बाय स्टेप कैसे करते हैं ये चीज़ें मैंने बता रखी हैं। तो यहाँ पर रिसर्च हाइपोथेसिस हम तुरंत बनाते हैं, जबकि जो ये है स्टैटिस्टिकल मतलब सांख्यिकी जो परिकल्पना है इसका निर्माण क्या होगा, डाटा एनालिसिस से पूर्व, और इसका जो सत्यापन है, वेरिफिकेशन जो है डाटा एनालिसिस के समय किया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से ये स्टैटिस्टिकल। अब ये दो तरह से हो सकती हैं, एक नल हाइपोथेसिस होती है, एक अल्टरनेट हाइपोथेसिस है। और अभी आपका क्वेश्चन पूछा गया था कंसेप्चुअल हाइपोथेसिस, तो मैं उसको भी आपको बताती हूँ। पहले नल हाइपोथेसिस समझिए क्या है। नल हाइपोथेसिस मतलब क्या होता है कि इसको HO से लिखते हैं। ठीक है, कभी आपका क्वेश्चन जो पूछा गया है ये ऐसे भी पूछा गया है, और अल्टरनेट को क्या है HA या H1। ठीक है, इस तरह से या ऐसे भी लिखा जाता है, तो ये इसके सिंबल होते हैं। जो है नल हाइपोथेसिस क्या होती है, यहाँ पर इसका मतलब जो भी परिकल्पना होती है इसका मतलब शून्य होने का मतलब है कि यहाँ पर अल्टरनेट हाइपोथेसिस के विपरीत होती है, जिसमें यह कल्पना करते हैं कि दो या दो से अधिक चरों के बीच आपस में कोई संबंध नहीं है, मतलब जीरो रिलेशन है। ठीक है, नल हाइपोथेसिस ऐसा होता है। और
सांख्यिकी परिकल्पना सदैव ही शून्य परिकल्पना वर्सेस अल्टरनेट जो है हाइपोथेसिस के रूप में प्रस्तुत की जाती है। तो मतलब अंतर या संबंध के शून्य होने के जो स्थिति होती है उसको शून्य नल हाइपोथेसिस कह दी गई, और शून्य परिकल्पना के निरस्त होने पर ही जो ये अल्टरनेट हाइपोथेसिस है ये स्वीकार हो जाती है। ठीक है, मतलब जो अगर आपकी नल हाइपोथेसिस आपने बनाई और उसी का अपोजिट क्या है, अल्टरनेट हाइपोथेसिस है, तो अल्टरनेट हाइपोथेसिस और नल हाइपोथेसिस एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो मतलब अगर नल हाइपोथेसिस आपके रिजेक्ट हो जाती है तो अल्टरनेट हाइपोथेसिस स्वीकार हो जाएगी, और जबकि अगर नल हाइपोथेसिस के स्वीकार हो जाती है तो अल्टरनेट हाइपोथेसिस निरस्त हो जाती है। इस प्रकार से शून्य परिकल्पना जो नल हाइपोथेसिस है इसके स्वीकार या स्वीकार होने पर अल्टरनेट हाइपोथेसिस के सत्यापन का या मतलब उसको वेरिफिकेशन या इसके रिजेक्शन के आधार पर अनुसंधानकर्ता अपनी अनुसंधान परिकल्पना को स्वीकार या अस्वीकार करता है। ठीक है, तो ये नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस का ये रोल होता है, और इसके सिंबल आपको बता दिए HO मतलब H0 इसको आप कह सकते हैं नल हाइपोथेसिस, और HA या H1 ये आपकी अल्टरनेट हाइपोथेसिस। अब आपका क्वेश्चन इस बार बना था वो था कंसेप्चुअल हाइपोथेसिस या वैचारिक परिकल्पना। अब ये वैचारिक परिकल्पना क्या होती है, ये वैचारिक संरचना या ढांचा होता है जिसके अंतर्गत शोध किया जाता है ना। तो मतलब एक क्या है, एक फ्रेम होता है, कंसेप्ट होता है, कंसेप्चुअल हाइपोथेसिस कह रहा है, तो इसके अंतर्गत क्या होता है, एक वैचारिक परिकल्पना कम से कम दो वैचारिक चरों को जोड़ती है। ठीक है, मतलब दो जो है यहाँ पर वेरिएबल्स होंगे, दो कंसेप्चुअल वेरिएबल्स होंगे। आमतौर पर ये किसी भी प्रकार के कारण और प्रभाव के तरीके से मानी जाती है ना। तो यहाँ पे कॉज और इफेक्ट की भी बात होती है, जैसे कि एक एग्जांपल से समझते हैं कि एक मतलब जैसे कहा जाता है कि एरोबिक एक्सरसाइज विल रिड्यूस लेवल ऑफ स्टेट एंजाइटी, मतलब एरोबिक एक्सरसाइज करने से आपका क्या होता है, मानसिक जो तनाव है, जो चिंता है वो कम होती है। तो यहाँ पर एरोबिक एक्सरसाइज क्या हुआ, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, लेकिन जो लेवल ऑफ एंजाइटी है ये क्या हो, डिपेंडेंट वेरिएबल है। कैसे डिपेंडेंट, क्योंकि अब आप क्या है एरोबिक एक्सरसाइज करते हैं तो वो आपका कम हो जाता है, लेकिन नहीं करेंगे तो वो नहीं कम होगा, है ना। एंजाइटी आपकी कम नहीं होगी, चिंता आपकी कम नहीं होती है। तो चिंता जो है, जो भी चिंता वाला फैक्टर ये क्या है उस पर डिपेंड कर रहा है। तो इस तरह से ये हो गया आपका इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल का इफेक्ट। ठीक है, और रिड्यूस जो भी उसके प्रभाव को कम या ज़्यादा कर रहा है वो क्या हो गया, डायरेक्शन ऑफ इफेक्ट। तो इस तरह से कॉज और इफेक्ट का यहाँ पर रोल होता है, कारण और प्रभाव की बात की जाती है कंसेप्चुअल हाइपोथेसिस में। और ये क्वेश्चन इस बार पूछा गया था इसलिए मैंने आपको बताया। ठीक है, तो ये चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए। और फ्रेंड्स वीडियो पसंद आ रहा हो तो बिल्कुल लाइक आपको करना चाहिए और फीडबैक भी आपको देना चाहिए। ठीक है, आप कमेंट भी कर सकते हैं और आपको लाइक ज़रूर करना चाहिए, मेरा भी मोटिवेशन बढ़ता है कि आपको वीडियो पसंद आ रही है। आगे देखिए, अब जो कंसेप्चुअल हाइपोथेसिस था इसी के आधार पर ये क्वेश्चन भी पूछा गया था। ये आपका 2019 का ही क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखिए पूछा गया था आपको ऐसे पूछा गया कि कंसेप्चुअल हाइपोथेसिस क्या है, इस तरह से पूछा गया। लेकिन देखिए इसी को क्या होता है, क्वेश्चन वही, टॉपिक वही रहते हैं, टॉपिक तो आपके नए नहीं है ना, सिलेबस में जो है वही पूछा जाता है, लेकिन क्या होता है क्वेश्चन की जो फ्रेमिंग होती है उसको चेंज कर दिया जाता है। तो जब ये क्वेश्चन पूछा गया था तो इस तरह से था, द कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क इन विच रिसर्च इज कंडक्टेड इज कॉल्ड। ये क्या कहा जाएगा, कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क मतलब रिसर्च में जो कंडक्ट होता है इसको क्या कहा जाता है। तो इसका जो सही ऑप्शन है क्या है, रिसर्च डिज़ाइन। ठीक है, यहाँ पर इससे ये फ्रेमवर्क ही तो है, तो एक डिज़ाइनिंग की जाती है, रिसर्च डिज़ाइन की जाती है, तो इस तरह से क्या है, रिसर्च डिज़ाइन है। ठीक है, इसको ये पलट दिया गया क्वेश्चन, तो यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन ये है। ठीक, और मैंने आपको क्वेश्चंस करवा रखे हैं, उनमें आप देख सकते हैं कि काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं जो आपके ऐसे ही शब्दों को चेंज करके ही पूछा जा रहा है। सैम्पलिंग से इस बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है और हर बार ही पूछा जाता है। तो सैम्पलिंग पे एक वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखी है, आप देख लीजिएगा, आपको पूरी वहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आज हम थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं कि प्रोबेबल और नॉन प्रोबेबल क्या होता है और आपको इसके अंतर्गत और क्या क्या चीज़ें आती हैं। टाइप्स कई बार पहचानने में आते हैं या आपको मैचिंग करने के लिए भी आ सकते हैं। तो टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग आपको पता है, प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी। ठीक है, दो टाइप से होते हैं, प्रोबेबिलिटी मतलब संभावना के आधार पे, ठीक है, और दूसरा है आपका नॉन प्रोबेबल। तो देखिए यहाँ पे प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के अंतर्गत ये चार तरह के हैं, जिसमें सिंपल रैंडम, स्ट्रैटिफाइड रैंडम और एरिया और क्लस्टर सैम्पलिंग और सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। ठीक है, इन चारों को आप याद रखिए कि ये प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में आते हैं। इसके अलावा जो भी बचेंगे वो किस में आएंगी, नॉन प्रोबेबिलिटी में।
ठीक, ये कई बार आपको चूज़ करने के लिए आता है और इसमें आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। तो इसकी वीडियो आप डिटेल वीडियो देखना चाहते हैं तो आप देख लीजिएगा, इस पर हम यहाँ पे ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहे हैं, वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी सैम्पलिंग की। आप देखिए नॉन प्रोबेबल में आपकी कौन कौन से टाइप्स हैं, यहाँ पर देखिए कोटा सैम्पलिंग है, एक्सीडेंटल और इंसिडेंटल सैम्पलिंग है, ये सारी मैंने आपको समझा रखी है विद एग्जाम्पल, तो आपको वहाँ पे कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा, आप देख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर ज़्यादा डिस्कस करेंगे तो ये वीडियो फिर लंबी हो जाएगी। आप देखिए पर्पजिव सैम्पलिंग, फिर यहाँ पर ये इसमें नहीं है, सिस्टमैटिक उधर है, स्नोबॉल सैम्पलिंग और सैचुरेशन सैम्पलिंग एंड डेंस सैम्पलिंग। ठीक, और उसी के बाद आती है आपकी मल्टी स्टेज और आपकी आती है, इस तरह से और भी कई हैं, वो मैंने उस वीडियो में सारी बता रखी हैं, तो आप लोग वहाँ पे देख लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड, तो आज की वीडियो में इतना ही, और ये टॉपिक आप बिल्कुल पढ़ के जाइएगा क्योंकि हो सकता है अगली बार आपके क्वेश्चन यहाँ से भी आ जाए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके ही जाइएगा। ठीक है, लाइक एंड शेयर ज़रूर करिए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, और तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।